नमस्कार, मैं ब्रिजभूषण, प्रवक्ता जीव विज्ञान। आज के जीव विज्ञान शिक्षण में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा बिंदु होंगे जायांग यानी स्त्री केसर, जिसकी इकाई को हम कहते हैं, अंडाशय यानी कि स्त्री केसर का निचला भाग, गुरु बीजाणुधानी जिसे हम बीजांड भी कहते हैं, एवं गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजिनेसिस, और साथ ही मादा युग्मकोद्भिद का विकास। तो सबसे पहले समझते हैं जायांग यानी कि गाइनोशियम को। इसकी इकाई को हम कहते हैं स्त्री केसर यानी कि पिस्टल। स्त्री केसर एक पुष्प का मादा जनन अंग है जिसे संयुक्त रूप से जायांग कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र एवं अंडाशय। तो जायांग की इकाई यानी स्त्री केसर, जिसे हम पिस्टल भी कहते हैं, पुष्प में सबसे अंदर की तरफ होती है। अगर मैं बाकी भागों को हटा दूं तो ये है स्त्री केसर, जिसके 3 भागों को हम समझ चुके हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, स्टाइल यानी वर्तिका मध्य भाग है जो, और सबसे निचला यानी आधारीय भाग हो गया ओवेरी या अंडाशय। अगर अब किसी पुष्प में इस प्रकार से एक ही स्टाइल या एक ही पिस्टल पाई जाती है तो ऐसे पुष्प को कहते हैं एकांडपी या मोनोकार्पेलरी। और यदि एक से अधिक पिस्टल पाई जाती हैं या एक से अधिक स्त्री केसर उपस्थित होते हैं तो ऐसे में जायांग कहलाता है बहुअंडपी या मल्टीकार्पेलरी। अब अगर एक या एक से अधिक जो पिस्टल मौजूद हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं यानी अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं व्युत्तांडपी यानी कि एपोकार्पस। और यदि ये दोनों आपस में जुड़े हैं इस प्रकार से, यानी एक या एक से अधिक पिस्टल आपस में संयुक्त रूप में रहते हैं, तो इस स्थिति को कहते हैं युक्तांडपी या सिनकार्पस। तो यहां पर हमने देखा कि स्त्री केसर की उपस्थिति और उसके संयुक्त या अलग अलग होने के आधार पर जायांग विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अब समझते हैं स्त्री केसर का सबसे आधारीय भाग, जहां पर गुरु बीजाणुधानी और बाद में गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, अंडाशय यानी कि ओवेरी। तो ये पुष्प का मादा भाग है यानी कि स्त्री केसर, जिसमें कुछ संरचनाएं आप स्पष्ट देख सकते हैं। ये है ओवेरी। इसके मध्य में जो आपको एक संयुक्त रेखा की तरह संरचना दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, और इसी प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं बीजांड, जो एक या एक से अधिक संख्या में हो सकते हैं। बाकी जो अंडाशय का ये खाली भाग होता है इसे हम कहते हैं लोक्यूल या कोष्ठक भी कहते हैं। अब बीजांड की उपस्थिति के आधार पर या बीजांड किस संरचना में मौजूद है इसके आधार पर अंडाशय में संरचना अलग अलग प्रकार की दिख सकती है। तो ये होता है बीजांड का अंडाशय में लगने का क्रम। तो सबसे पहले यदि इस प्रकार चैम्बर मौजूद है यानी कि कोष्ठक मौजूद है और केंद्र में आपको इस प्रकार से बीजांड दिखाई दे रहे हैं, तो बीजांड की इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं स्तंभीय या एक्साइल। और यदि इस प्रकार से एक रेखीय क्रम में किनारे पर बीजांड लगे होते हैं तो इस व्यवस्था को कहा जाता है सीमांत या मार्जिनल। अब यदि बीजांड इस प्रकार से परिधि पर उपस्थित होते हैं तो बीजांड के इस व्यवस्था को कहा जाता है भित्तीय या पेरिटियल। और यदि बीजांड
केंद्र में मुक्त रूप से इस प्रकार से लगे रहते हैं तो बीजांड की यह व्यवस्था कहलाती है मुक्त अक्षीय या फ्री सेंट्रल। और यदि किसी अंडाशय में एक ही बीजांड होता है और इस प्रकार आधार से जुड़ा होता है तो बीजांड की यह व्यवस्था कहलाती है आधारीय या बेसल। और इनके लिए एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि बीजांड की इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन। अब अगर हम गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना को समझते हैं तो इस प्रकार से ये एक स्त्री केसर है जिसका सबसे आधारीय भाग जो अंडाकार शेप में होता है उसे हम कहते हैं अंडाशय और उसके अंदर लगते हैं बीजांड या ओव्यूल। अगर इस पूरी संरचना को हम थोड़ा सा जूम करके एनलार्ज करके देखते हैं तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। ये अंडाशय का भाग है और इसके अंदर लगा होता है ओव्यूल या बीजांड या मेगास्पोरेंजियम। और जहां पर बीजांड अंडाशय से जुड़ा होता है वो भाग कहलाता है प्लेसेंटा, जो एक ऊतक होता है। और ये बाकी खाली भाग को हम कहते हैं, ये जो पूरा खाली भाग है इसे हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल या अंडाशय का कोष्ठक भी इसे हिंदी में कहते हैं। अब हम बीजांड को अगर थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है और इसमें हमें विभिन्न प्रकार के अंग दिखाई देते हैं बीजांड में, जिनको हम आगे एक एक करके समझने वाले हैं। तो अब अगर मैं बीजांड को यानी कि ओव्यूल को एक एक करके समझें, अगर इसके पार्ट्स को, तो सबसे पहले आता है दो भाग। जिस तरफ से आपको ये खुला मार्ग दिखाई दे रहा है बीजांड में, इस सिरे को कहते हैं बीजांड द्वारीय सिरा और इसके विपरीत वाला सिरा कहलाता है कैलेजल सिरा या निभागीय सिरा भी इसे हम कहते हैं। इसके अलावा बीजांड की संरचनाएं हैं। सबसे पहले हाइलम, बीजांड व फनिकल के बीच की संधि। यहां पर आपको जो डंठल दिखाई दे रहा है यानी कि जो वृंत दिखाई दे रहा है जिससे बीजांड जुड़ा रहता है अंडाशय से, उसे हम कहते हैं फनिकल या बीजांड वृंत। ठीक है। और इस फनिकल और बीजांड के बीच की संधि यानी कि ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं हाइलम। छिद्र रूपी संरचना जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है जिससे बीज बनने के बाद बीजांड को हवा एवं पानी मिल पाता है, इसे कहते हैं बीजांड द्वार। यहां पर आप देख सकते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वारीय सिरा, बीजांड द्वार के सामने वाले सिरे को हम कहते हैं बीजांड द्वारीय सिरा। इसके बाद आपको इसमें दो आवरण दिखाई दे रहे हैं, ये बाहर का और ये अंदर का आवरण, जो कि पूरी तरीके से नहीं बल्कि आधे हैं संरचना में और इन्होंने आधे तरीके से बीजांड के केंद्रीय भाग को घेरा हुआ है। तो जो बाहर वाला आवरण होता है यानी कि ये वाला आवरण, इसे हम कहते हैं बाह्य आवरण और अंदर वाला आवरण यानी कि ये वाला भाग ये कहलाता है अंतः आवरण। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर दो अध्या आवरण बीजांड की संरचना में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो आवरण के अंदर का भाग है वो कहलाता है बीजांड काय, जो कि एक द्विगुणित ऊतक होता है यानी कि डिप्लॉयड टिश्यू। बीजांड काय यानी कि न्यूसिलस के मध्य में ही बनता है भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक, जिसे मैं मादा युग्मकोद्भिद भी कह सकता हूं, और इसी के अंदर निर्माण होता है मादा युग्मक का। और ये वाला भाग क्या कहलाता है?
बीजांड द्वार, जिसमें आप एरो को आते हुए देख सकते हैं, और ये पूरी संरचना कहलाती है बीजांड, जिसे ओव्यूल या गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर निर्माण होता है गुरु बीजाणुओं का, और गुरु बीजाणु से ही आगे चलकर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। युग्मकोद्भिद शब्द का मतलब जान लीजिए। युग्मकोद्भिद मतलब ऐसी संरचना जो युग्मकों को उत्पन्न करने वाली है। मादा युग्मकोद्भिद यानी कि मादा युग्मक को उत्पन्न करने वाली संरचना। नर युग्मकोद्भिद यानी कि नर युग्मक को उत्पन्न करने वाली संरचना। अब यहां पर आपको बीजांड दिखाई दे रहा है। यह बीजांड आगे चलकर विकसित होगा बीज में, जो कि फल के अंदर होता है। तो यहां पर हम दो चीजों को समझ पाए हैं कि बीजांड अंडाशय के अंदर होता है और बीज फल के अंदर होता है। तो बीजांड से बीज बनता है इस प्रकार, और अंडाशय से फल का निर्माण होता है, जिसे हम आगे निषेचन के बाद समझेंगे। गुरु बीजाणु जनन। अब हमने यहां पर देखा कि हमने गुरु बीजाणुधानी को पढ़ लिया है। अब गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, और इस घटना को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। यहां पर एक प्रारूपी बीजांड का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसके विभिन्न भागों को हमने समझ लिया है। तो जो इसका केंद्रीय भाग होता है यानी बीजांडकाय, बीजांडकाय की कोई एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करने लगती है, यानी कि ऐसी कोशिका जिससे गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर का निर्माण होने वाला है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इस प्रकार से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो एक चतुष्क के रूप में रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से अब क्या होता है कि 3 गुरु बीजाणु इसमें से नष्ट हो जाते हैं, और केवल एक ही गुरु बीजाणु सरवाइव कर पाता है या आगे चलकर जर्मिनेट हो पाता है। इस घटना को आगे समझते हैं। यानी कि गुरु बीजाणु जनन हो चुका है, और अब जो बचा हुआ एक गुरु बीजाणु है उससे विकास होगा मादा युग्मकोद्भिद का, यानी कि ऐसी संरचना जो मादा युग्मक या अंड कोशिका का निर्माण करने वाली है। तो ये गुरु बीजाणु आगे चलकर इस प्रकार से 3 समसूत्री केंद्रकीय विभाजन करता है, यानी कि इसके केंद्रक में 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। यहां पर ये गुरु बीजाणु आगे इस प्रकार से इसका केंद्रक है, जिसमें 3 समसूत्री विभाजन होने वाले हैं। पहला समसूत्री विभाजन, तो एक केंद्रक 2 में बन जाता है, यानी एक केंद्रक से 2 केंद्रकों का निर्माण हो गया है। इन 2 में भी समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि दूसरा समसूत्री विभाजन होता है, और 2 से 4 केंद्रक बन जाते हैं। अब अंत में तीसरा समसूत्री विभाजन होता है, और 4 से इस प्रकार 8 केंद्रक बन जाते हैं। तो ये है सबसे पहले गुरु बीजाणु का 3 समसूत्री विभाजन होता है इसके केंद्रकों में। आगे चलकर ये केंद्रक कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो 3-3 केंद्रक बिल्कुल विपरीत सिरों पर चले जाते हैं, और 2 केंद्रक मध्य में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। अब होता है साइटोकाइनोसिस, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन, और इस प्रकार की संरचना यानी भ्रूणकोश हमें मिलता है। तो जो ऊपर की तरफ यानी कि ये वाली कोशिकाएं जो गई थी, ये कहलाती हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, जो कि बीजांड द्वार के विपरीत यानी कि कैलेजल सिरे की ओर होती हैं। और ये कोशिकाएं जो बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर होती हैं, उनमें से मध्य वाली कोशिका कहलाती है अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक, और 2 कोशिकाएं जो उसके दोनों ओर उपस्थित होती हैं, इन्हें कहते हैं सहायक कोशिकाएं। और इन्हीं सहायक कोशिकाओं के आधार पर एक संरचना होती है जिसे कहते हैं तंतु रूप समुच्चय। मध्य में जो 2 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते थे,
उन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक या केंद्रकीय कोशिका भी इन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 केंद्रक कैलेजल सिरे की ओर, 3 केंद्रक बीजांड द्वार सिरे की ओर और 2 केंद्रक मध्य में उपस्थित होते हैं और इस प्रकार से अलग अलग संरचनाएं बना लेते हैं। मैं इसकी उपस्थिति आपको बता देता हूं कि ये जो पूरा हमें संरचना मिली है यानी कि मादा युग्मकोद्भिद, ये कहां उपस्थित होता है। पहले इसके कैलेजल सिरा जिसकी तरफ प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं, बीजांड द्वारीय सिरा जिसकी तरफ अंड कोशिका यानी मादा युग्मक और सहायक कोशिकाएं होती हैं और मध्य में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। और इस प्रकार ये बीजांड के अंदर बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बीजांड द्वारीय सिरे की ओर अंड कोशिका बन चुकी है यानी मादा युग्मक बन चुका है और उसके साथ 2 सहायक कोशिकाएं भी हैं और विपरीत सिरे पर प्रतिव्यासांत कोशिकाएं बन चुकी हैं। अब हम बीजांड को हटा देते हैं क्योंकि हम स्थिति को समझ चुके हैं। या भ्रूण कोश भी जिसे हम कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक में 7 कोशिकाएं एवं 8 केंद्रक मौजूद होते हैं। यहां हम इसको आसानी से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं। क्योंकि ये तीनों कोशिकाएं बन जाती हैं और ये तीनों भी कोशिकाएं बन जाती हैं, तो यहां देख लीजिए 1 2 3 कोशिकाएं, 1 2 और ये अंड कोशिका 3 कोशिकाएं, 3 और 3 6 और एक पूरी संपूर्ण एम्ब्रियो सैक एक स्वयं भी कोशिका होती है। तो 7 कोशिकाएं हो गई और 8 केंद्रक यहां पर हमारे पास हो गए। तो जो भ्रूण कोश हमें मिला उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं और इस प्रकार के भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं पॉलीगोनम। और क्योंकि इसका विकास इस पूरे भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक का विकास एक ही बीजाणु से हुआ है जो यहां पर मौजूद था। क्योंकि 3 गुरु बीजाणु तो नष्ट हो गए थे, इसलिए इसके विकास को एक बीजाणुक विकास या मोनोस्पोरिक विकास भी कहते हैं। तो ये था नर युग्मकोद्भिद का विकास। किस प्रकार बचे हुए एक गुरु बीजाणु से 3 तो नष्ट हो गए थे, एक बचा था, बचे हुए एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक बनता है। इससे पहले जब हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था तो उसमें एक संरचना बनती है लघु बीजाणु चतुष्क, और अब यहां पर भी हमने देखा कि गुरु बीजाणु चतुष्क बनता है। इन दोनों में आपने एक अंतर नोट किया होगा कि जब गुरु बीजाणु बनते हैं तो 3 नष्ट हो जाते हैं और एक ही आगे सरवाइव करता है, जबकि लघु बीजाणु चतुष्क में चारों लघु बीजाणु आगे जर्मिनेट या अंकुरित होते हैं। भ्रूण कोश का मोनोस्पोरिक विकास क्या है? तो इस शिक्षण के अंत में ही हमने जाना था कि 3 गुरु बीजाणु तो नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु ही शेष रहता है, और जो मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूण कोश का विकास होता है वो एक ही गुरु बीजाणु से होता है। क्योंकि एक ही गुरु बीजाणु से विकास हो रहा है इसलिए इसके विकास को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या एक बीजाणुक विकास भी कहते हैं। बीजांड न्यास से आप क्या समझते हैं? एक शब्द हमने समझा था बीजांड न्यास या प्रेजेंटेशन, जिसका अर्थ होता है कि अंडाशय के अंदर बीजांड के लगने की व्यवस्था या क्रम। आज के शिक्षण में हमने चर्चा की जायांग, जिसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, अंडाशय यानी कि ओवेरी, गुरु बीजाणुधानी जिसे बीजांड या ओव्यूल भी हम कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन यानी कि गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया, एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास यानी कि बचे हुए गुरु बीजाणु से किस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद या एम्ब्रियो सैक बनता है। आज के शिक्षण में हमने जो भी सीखा उसके आधार पर आप कुछ प्रश्नों का स्वयं उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे विचार कीजिए
कि भ्रूणकोश व भ्रूणपोष शब्द में क्या अंतर है। ये दोनों शब्द बहुत मिलते जुलते हैं और कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इनमें अंतर पता होना आवश्यक है। किसी पुष्प के स्त्री केसर को अलग कीजिए एवं उसके अंडाशय यानी सबसे निचला जो अंडाकार भाग होता है उसको अलग करके बीजांड के विन्यास को समझने का प्रयास कीजिए। आज के शिक्षण में इतना ही। धन्यवाद।